हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अच्छे हैं? चलिए, अच्छे हैं तो अच्छे बने रहिए। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग का अभी जो सीरीज चल रहा है वो सीयूईटी का वन शॉट सीरीज चल रहा है। आपके सीयूईटी के एग्जाम में ज्यादा टाइम बचा नहीं है। आप लोग का बोर्ड एग्जाम ऑन एन एवरेज कंप्लीट हो गया है और अब आप सीयूईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सीयूईटी में आपको पता है कि कॉमर्स वाले बच्चे के लिए सबसे मेन सब्जेक्ट होता है अकाउंट्स। और कोई भी यूनिवर्सिटी है, चाहे वो बीएचयू हो चाहे डीयू हो, अकाउंट्स का पेपर आएगा। और अकाउंट्स कॉमर्स के लिए के स्टूडेंट्स के लिए सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। उस अकाउंट्स जो चैलेंजिंग है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके मैंने अकाउंट्स को इजी बना दिया है। आपका चाहे 12th बोर्ड अच्छा गया हो या एवरेज गया हो, सीयूईटी अच्छा जाएगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। क्योंकि पिछले 11 साल से लगातार हम कॉमर्स पढ़ा रहे हैं। सीयूईटी जब से आया है 2022 से, उस समय से लेके अब तक मैंने हजारों स्टूडेंट्स को बीएचयू और डीयू में सिलेक्शन दिलवाया हूं। जब सीयूईटी से पहले बीएचयू एंट्रेंस होता था तब भी बच्चों को मैंने पढ़ाया है और अभी तो पढ़ा ही रहा हूं। तो यदि आप सीयूईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं सीयूईटी में अकाउंटेंसी में पढ़ाऊंगा आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। आपके पार्टनरशिप वाले बुक का चैप्टर 2 यही चैप्टर है, चेंज इन पीएसआर। इस लेक्चर में सारे कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू और पीवाईक्यूज भी क्लियर करूंगा और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रैंक बूस्टर क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। बच्चे, आपको पता है कि सीयूईटी में हर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैचिंग क्वेश्चन हो गया, केस बेस्ड क्वेश्चन हो गया, सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन हो गया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया। वो सारे टाइप के क्वेश्चन, सभी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो बिना देर किए सबसे पहले आप सेशन को शुरुआत करिए एकदम लाइक के साथ। चलो बच्चे, जल्दी से पेन और पेपर निकाल लो, वन शॉट को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। माई सेल्फ चंदन सर, बीकॉम एंड एमकॉम क्वालिफाइड फ्रॉम बीएचयू मेन कैंपस। पिछले 11 साल से मैं कॉमर्स के फील्ड में लगातार सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं और हजारों स्टूडेंट्स को मैंने बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन दिलवाया हूं। मुझसे पढ़े हुए बच्चे बीएचयू मेन कैंपस से लेके दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसआरसीसी, हंसराज, हिंदू, किरोड़ीमल, लेडी श्री राम, रामजस, हर कॉलेज में बच्चे पढ़े हैं जो हमसे पढ़े हैं। गुडविल से लेके एसआरसीसी तक और बीएचयू के मेन कैंपस तक बच्चों को मैंने पहुंचाया है। मैं खुद जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूं। 10th और 12th में अपने टाइम में स्कूल टॉपर था, 95% मार्क्स थे और सैकड़ों स्टूडेंट्स को मैंने बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स अचीव करने में हेल्प किया हूं। मुझसे पढ़े हुए बच्चे, वाराणसी में जितने भी स्कूल हैं, उन स्कूल के टॉपर्स जो होते हैं गुडविल एडुकेट से ही पढ़े हुए होते हैं। मोस्टली वाराणसी में जितने कॉमर्स टीचर हैं वो हमारे ही लेक्चर और स्ट्रैटेजी देख के बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप उस धुरंधर टीचर से पढ़ रहे हैं जो हजारों बच्चे के सपने को साकार किए हैं और आपके सपने को भी साकार करने में पूरा हेल्प करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। बच्चे, इससे पहले आपने पढ़ा पार्टनरशिप में फंडामेंटल्स, और फंडामेंटल्स में सारे बेसिक आपने कवर किया ना। और अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम पढ़ेंगे कि जो पहले से पार्टनर हैं उनके बीच में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट और गुडविल वैल्यूएशन भी इस टॉपिक में, इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए। देखो बच्चे, जब भी आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
की बात करते हैं तो उसमें एक टर्म आता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है? चेंज इन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनरशिप। जब पार्टनरशिप के बीच में जो भी एग्रीमेंट पहले से चल रहा था वो एग्रीमेंट चेंज होगा, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मतलब चेंज इन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। और पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट बिजनेस के लाइफ टाइम में कई बार चेंज हो सकता है। जब भी बिजनेस में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में वेदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, न्यू पार्टनर्स का एडमिशन हो, कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर बिजनेस से रिटायर करे, या किसी का डेथ हो, या दो पार्टनरशिप फर्म आपस में अमलगमेट कर जाए, इन सभी सिचुएशन में पार्टनर्स के बीच में ओल्ड एग्रीमेंट जो होता है वो टर्मिनेट करता है और न्यू एग्रीमेंट फिर से बनता है। तो बच्चे, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज ऑल्सो नोन एज चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। की पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो चेंज होता है, उसी को हम बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उसे हम बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म किन किन सिचुएशन में हो सकता है ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ देगा कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज नोट द एग्जाम्पल ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, या विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के कौन कौन से केसेस हैं। ठीक है, देखिए, change in profit sharing ratio among the existing partners, admission of a new partner, retirement of an existing partner, death of a partner, and amalgamation of two partnership firm. These are the situations of reconstitution of partnership firm. इसके अलावा और भी जो केसेस रहे वो रिकंस्टिट्यूशन के सिचुएशन नहीं होंगे, ये सिचुएशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कि जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो व्हाट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड। कौन कौन से एडजस्टमेंट की नीड होता है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं कि जब भी रेशियो चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा तो कोई गेन करेगा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व and accumulated profit. After that, accounting treatment of revaluation of assets and reassessment of liabilities. Assets और liabilities को revalue करते हैं and capital का adjustment करते हैं। तो these are the accounting treatment required और these are the adjustment required at the time of change in profit sharing ratio. Please note this, इसको जल्दी से नोट कर लो बच्चे। वीडियो को पॉज करिए और फटाक से इसको नोट करिए। चलिए, हो गया, आगे बढ़ूं। ओके, नेक्स्ट, एक बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें आपका ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना है। बच्चे, अगर किसी को भी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना है तो वाराणसी में हमारा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर चलता है लंका पे। हमारे कोचिंग का नाम है गुडविल एडुकेयर। कोचिंग का नाम है बच्चे हमारे गुडविल एडुकेयर और हमारा कोचिंग का एड्रेस है लंका वाराणसी। लंका पे, लंका थाना के जस्ट बगल में। आप हमसे जुड़ने के लिए स्क्रीन पे दे नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8676080858 या 7743045542 पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं हमसे जुड़ने के लिए। वाराणसी आएंगे, बीएचयू के पास लंका पे, लंका थाना के जस्ट बगल में मेन रोड पे गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है ना। सभी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट फैकल्टी यहां पे पढ़ाते हैं। इसके साथ ही बच्चे हमारा ऑनलाइन सर्विसेज के लिए गूगल प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए और यूट्यूब पे गुडविल एडुकेयर के चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ऑफलाइन में सीयूटी का बैच अवेलेबल है, बैच अभी चल रहा है। जिनको भी ज्वाइन करना है जल्दी से कॉल या व्हाट्सएप करें। चलिए आगे बढ़े। देखिए, इसके बाद बच्चे फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कुछ फॉर्मूला है, जैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सन SON, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सन SON, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हम सैक्रिफाइस कब करेंगे? जब हमारा ओल्ड शेयर ज्यादा था एज कंपेयर टू माई न्यू शेयर। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। हम गेन कब करेंगे? व्हेन आवर न्यू शेयर इज मोर देन आवर ओल्ड शेयर। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, लर्न कर लीजिएगा। देन गुडविल का मीनिंग,
गुडविल का मीनिंग और फीचर्स भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए गुडविल क्या है, गुडविल मीन्स गुड नेम और द रेपुटेशन अर्नड बाय फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर। कोई भी फर्म अपने हार्डवर्क से और ऑनेस्टी की वजह से मार्केट में जो इमेज क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड गुडविल, दैट इज कॉल्ड गुडविल। या गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म विच इनेबल्स इट टू अर्न हायर प्रॉफिट इन कंपेरिजन टू नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इन द सेम ट्रेड। आप जिस तरह का बिजनेस करते हैं उस तरह के सेम ट्रेड में नॉर्मल प्रॉफिट से अगर आप ज्यादा अर्न कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर अर्निंग बिकॉज ऑफ गुडविल, ठीक है। ओके या गुडविल टर्म इज जनरली यूज्ड टू डिनोट द बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम कनेक्शंस एंड रेपुटेशन। कनेक्शन और रेपुटेशन की वजह से जो बेनिफिट आपको मिलता है उसी को गुडविल कहते हैं। हमें हर साल जो हमसे पढ़े हुए स्टूडेंट्स होते हैं पास आउट, वो हमें फोन करके कहते हैं सर मेरा एक जूनियर है जो कॉमर्स ले रहा है, उसको आपका नंबर दे रहा हूं या दे दिया हूं सर, मेरी बहन कॉमर्स ली है, मेरा भाई कॉमर्स लिया। वो हमें रिकमेंड करते हैं, जूनियर स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं गुडविल एडुकेयर के बारे में, कोचिंग सेंटर के लिए। तो इसका मतलब क्या है, कनेक्शन, जो हमसे कनेक्टेड लोगों हैं उन कनेक्शंस की वजह से जो बेनिफिट मिलता है वो बिकॉज ऑफ गुडविल है। अच्छा सर्विस दिए हैं तभी रिकमेंडेशन होता है। हर साल सीयूईटी में जो बच्चे आते हैं, 11th में आते हैं, 12th में आते हैं, पुराने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के रिकमेंडेशन की वजह से आते हैं, इट मींस बिकॉज ऑफ गुडविल, ठीक है। तो प्लीज नोट दिस, इसको नोट कर लीजिए। या गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर विल रिसॉर्ट ओल्ड प्लेस। पुराने कस्टमर पुराने प्लेस पे जाएंगे, यही गुडविल है, ठीक है। तो ये मैंने गुडविल का मीनिंग आपको और डेफिनेशन बता दिया, प्लीज नोट दिस, इसको नोट कर लीजिए। इसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला। मैच द फॉलोइंग में भी पूछ देता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकता है। सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, प्लीज नोट दिस फास्ट। चलिए आगे बढ़ूं। अब है बच्चे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुडविल। गुडविल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और फीचर क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुडविल। तो गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट्स। आपको पता होता है कि गुडविल इनटेंजिबल एसेट्स होता है, विच कैन नॉट बी टच, विच कैन नॉट बी सीन, है ना। इट इज वैल्यूएबल एसेट्स, गुडविल का वैल्यू होता है। इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट, एक्सेस प्रॉफिट अर्न करने में ये हमें हेल्प करता है। इट्स वैल्यू इज लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन, गुडविल का वैल्यू फ्लक्चुएट कर देता है। व्हाई? बिकॉज द वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एंड प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस फ्लक्चुएट। तो जब प्रॉफिट फ्लक्चुएट करेगा तो गुडविल का वैल्यू भी फ्लक्चुएट करता है। इट्स वैल्यू इज ओनली, इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन इंटायर बिजनेस इज सोल्ड। बच्चे गुडविल का एग्जैक्ट वैल्यू जो है जब हम बिजनेस को बेचेंगे तभी पता चल पाता है, अदरवाइज बीच में तो वैल्यूएशन करते हैं हम, द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, वो भी वैल्यूएशन है, बट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द बिजनेस। It is difficult to place the exact value of goodwill. तो these are the characteristics of goodwill. ये पता होना चाहिए क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है इनमें से गुडविल का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सा नहीं है। हमारे पास सारा पीवाईक्यूज है बच्चे, हर एक चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज। आपको अगर ये चाहिए, ये सीट देखो, पहले तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक टाइप होता है, उसके बाद एक टाइप होता है मैच टाइप क्वेश्चन, है ना, मैच टाइप क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी सीयूटी में पूछा जाता है। इसके बाद देखो सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन, है ना, सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन, ये सभी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको मैंने डिफरेंट ईयर 2022, 23, 24, 25 के मल्टीपल पेपर में से मैंने इसको क्लासीफाई किया हूं टाइप बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपको ये सीट चाहिए तो आप गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करिए या ऑनलाइन कोर्सेज परचेज करिए, हम आपको ये सीट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और सभी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चे बात करते हैं हम फीचर्स ऑफ गुडविल। गुडविल का फीचर्स क्या है, या फीचर्स तो डिस्कस कर लिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्रॉम द फॉलोइंग द गुडविल इज अफेक्टेड बाय। गुडविल किन किन फैक्टर्स से अफेक्ट होता है ये पता होना चाहिए। तो फेवरेबल लोकेशन से अफेक्ट होता है गुडविल, अगर बिजनेस फेवरेबल लोकेशन पे होगा तो आपका गुडविल ज्यादा होगा। मैनेजमेंट अगर इफिशियंट है तो गुडविल ज्यादा होगा, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, लॉन्जिविटी ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस जितना पुराना होगा उसका गुडविल उतना ज्यादा होगा। नेचर ऑफ गुड्स से अफेक्ट होता है, पोजीशन ऑफ लाइसेंस से अफेक्ट होता है, मोनोपोलिस्टिक राइट से, रिस्क इन्वॉल्व, ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, फ्यूचर कंपटीशन एंड कैपिटल रिक्वायर्ड। इसमें आपको फेवरेबल लोकेशन पे बिजनेस है तो गुडविल ज्यादा होगा, मैनेजमेंट इफिशिएंट है तो गुडविल ज्यादा होगा, जो बिजनेस जितना पुराना होगा ऑब्वियस सी बात है ट्रस्ट उतना ज्यादा होगा, गुडविल ज्यादा होगा। नेचर ऑफ गुड्स में, डेली यूज गुड्स में गुडविल ज्यादा होता है, फैंसी गुड्स में गुडविल कम होगा। पोजीशन ऑफ लाइसेंस, इफ यू हैव लाइसेंस ऑफ एनीथिंग मोर गुडविल। मोनोपोलिस्टिक राइट है, गुडविल ज्यादा होगा। रिस्क
हाई रिस्क लेस गुडविल, ये बात याद रखिएगा, ठीक ना। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट अगर इंक्रीज कर रहा है तो गुडविल भी बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ रहा है तो गुडविल बढ़ रहा है। फ्यूचर कंपटीशन बढ़ेगा, याद रखना, कंपटीशन बढ़ेगा तो गुडविल घटेगा। व्हाई? क्योंकि कस्टमर के पास ऑप्शंस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक ना। और कैपिटल रिक्वायर्ड, दो बिजनेस में जिसमें कम कैपिटल पे ज्यादा रिटर्न है, इसका मतलब उसका गुडविल ज्यादा है। प्लीज नोट दिस कैरेक्टरिस्टिक्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल को जल्दी से नोट कर लो बच्चे। हो गया, चलो आगे बढ़ूं, नोट कर लिए? ओके, वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट किया कीजिए, ठीक ना। नेक्स्ट अब बात करते हैं बच्चे हम क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल की। बच्चे गुडविल का क्लासिफिकेशन जो है दो तरीके से है। एक है परचेज गुडविल और दूसरा है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एक है परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। बच्चे जब हम किसी का रनिंग बिजनेस को परचेज करते हैं तो उसके बिजनेस में जो नेट एसेट्स है उससे ज्यादा हमारा परचेज कंसिडरेशन होता है। इसका मतलब दैट इज एक्सेस इज पेड फॉर द वैल्यू ऑफ गुडविल। इफ नेट एसेट्स इज मोर देन द परचेज कंसिडरेशन, सॉरी, इफ परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन द नेट एसेट से ज्यादा परचेज कंसिडरेशन है, इसका मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट किस चीज का पे किए हैं? गुडविल का पे किए हैं, उसे परचेज गुडविल कहते हैं। बिजनेस के बुक्स में हम परचेज गुडविल को बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखते हैं, ठीक ना। और सेल्फ जनरेटेड होता है जब हम अपना इमेज खुद से बनाए हैं, उसे सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। चलिए आगे देखते हैं डिटेल में। परचेज गुडविल इज गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग पेमेंट। ऐसा गुडविल जो हम पेमेंट एक्वायर करके परचेज किए हैं उसे परचेज गुडविल कहते हैं। व्हेन अ बिजनेस इज परचेज, एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर इट्स नेट एसेट्स, नेट एसेट्स का मतलब होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी, इज रेफर्ड टू एज परचेज गुडविल। इट इज शोन in the balance sheet asset side. It is amortized at earliest but not later than its useful life. तो बच्चे परचेज गुडविल समझ में आ गया कि जब रनिंग बिजनेस परचेज करेंगे, परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से ज्यादा है, उसे परचेज गुडविल कहेंगे। बैलेंस शीट के एसेट साइड राइट ऑफ करते हैं, इसको एसेट साइड में रिकॉर्ड करते हैं और जल्दी जल्दी राइट ऑफ भी करते हैं। Self generated goodwill, it is internally generated over the long period of time. A true cost cannot be placed on this type of goodwill. Its valuation depend upon the subjective judgment of the valuer. As per accounting standard 26, it is not recorded. It is not recorded in the books of the accounts. एक सेकेंड, एक कॉल आ रहा है। हेलो हेलो, जी कौन? नमस्ते जी, बताइए। अच्छा, सीयूटी में एडमिशन लेना है आपको? हाँ, हो जाएगा। सीयूटी का बैच हमारे यहाँ अवेलेबल है। गुडविल एडुकेयर हमारे कोचिंग का नाम है, लंका पे है, लंका थाना के जस्ट बगल में, ठीक है। सीयूटी में एडमिशन हो जाएगा, बैच अवेलेबल है, ठीक है, ठीक। हाँ हाँ हाँ, आ जाइए आ जाइए, ठीक है। तो AS 26 के अकॉर्डिंग इंटेंजिबल एसेट्स जो कहता है, AS 26 में इंटेंजिबल एसेट्स का डिस्कस किया गया है और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 में डिस्कस किया गया है। ये कहता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको नोट कर दो बच्चे, जल्दी से नोट करिए। हाँ, हो गया। चलिए आगे बढ़ूं बच्चे, चलिए ओके। अब हम बात करते हैं नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल के वैल्यूएशन की नीड कब होता है? तो व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, व्हेन पार्टनर्स रिटायर्ड, जब न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा, जब कोई रिटायर्ड करेगा, जब बिजनेस को बेच देंगे, या दो फर्म आपस में क्या हो गया, अमलगेमेट कर गया, इस केस में हमें गुडविल वैल्यूएशन की नीड होता है। आप देखोगे कि चेंज इन PSR में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, हर चैप्टर में आपने गुडविल वैल्यूएशन के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बच्चे गुडविल के वैल्यूएशन के 3 मेथड आपको पढ़ने हैं। एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड और थर्ड वन इज
कैपिटलाइजेशन मेथड। फर्स्ट वन इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, देन सुपर प्रॉफिट मेथड, देन कैपिटलाइजेशन मेथड। तीन मेथड आपको पढ़ना है गुडविल वैल्यूएशन का, ठीक है। पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट जो है, इसमें दो तरीके से गुडविल हम कैलकुलेट करते हैं, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। और कैपिटलाइजेशन में भी दो तरह का है, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। प्लीज नोट दिस, इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए बच्चे, जल्दी से नोट करिए। हो गया, सबने नोट कर लिया? तो यहां पे आपको गुडविल वैल्यूएशन का नीड से क्वेश्चन पूछ देगा कि इनमें से किस केस में गुडविल का वैल्यूएशन की नीड होता है, या फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, या विच वन इज द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो पता रहना चाहिए गुडविल वैल्यूएशन के कौन कौन से मेथड होते हैं। एवरेज प्रॉफिट में सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन में दो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अभी हम इसके फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया, चलो आगे बढ़ो, वीडियो को पॉज करके नोट किया करिए, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चे एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं, ठीक ना। ठीक है, देखो बच्चे सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट में गुडविल कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। नंबर्स ऑफ ईयर परचेज जनरली क्वेश्चन में दिया होता है। नंबर्स ऑफ ईयर परचेज का मतलब है कि कितने साल तक फर्म इसी रेट से प्रॉफिट अर्न करेगा, ठीक ना। अब जब हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं तो उससे पहले कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं कि एडजस्टमेंट्स मेड बिफोर कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले प्रॉफिट जो ईच ईयर का होता है उसमें कुछ एडजस्टमेंट करते हैं प्लस और माइनस करके। तो आपको यह भी पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में पूछ देगा ये जो एडजस्टमेंट का नाम है ये दे देगा और बोलेगा बताइए इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे कि लेस करेंगे, या कौन सा एडजस्टमेंट होगा कौन सा नहीं होगा, क्या ऐड होगा क्या लेस होगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो यू हैव टू नो द ऑल एस्पेक्ट व्हाट एवर एनटीए आस्क, है ना। चलिए तो चलिए एडजस्टमेंट कौन कौन से करते हैं आपको याद होगा कि अभी आप जस्ट 12th के बोर्ड एग्जाम में पढ़े थे अकाउंट्स के पेपर के लिए। तो एबनॉर्मल गेन अगर किसी ईयर में हुआ है तो उसको लेस करिएगा, और एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो उस ईयर के प्रॉफिट में उसको ऐड करते हैं। गेन क्यों लेस किए? क्योंकि गेन की वजह से प्रॉफिट बढ़ चुका है जबकि वो एबनॉर्मल है, तो नॉर्मल तक पहुंचने के लिए उसको लेस कर दिए, और एबनॉर्मल लॉस से प्रॉफिट कम हो गया है तो नॉर्मल तक पहुंचने के लिए उसको ऐड कर दिए, ठीक है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को लेस करते हैं क्योंकि बिजनेस के आउटसाइड इनकम है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू ट्रीट कर लिया तो प्रॉफिट कम हो गया है उसको ऐड कर लीजिएगा, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल को लेस कर लीजिएगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अगर कभी क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हो गया है तो करंट ईयर के प्रॉफिट में से उसको लेस करेंगे और नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में उसको ऐड करेंगे। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अगर है, अगर क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन हुआ है तो करंट ईयर में उसको ऐड करेंगे और नेक्स्ट ईयर में लेस करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो है बच्चे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला था गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही एक क्वेश्चन पूछ देता है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड किस समय सुटेबल होता है? तो दिस मेथड इज प्रिफर्ड व्हेन द प्रॉफिट्स ओवर द पास्ट 4 और 5 years हैव बीन कंटिन्यूअसली राइजिंग और फॉलिंग। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, इसको वीडियो को पॉज करिए जल्दी से नोट करिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ूं। नेक्स्ट है बच्चे सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड देखो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो था, एक था नॉर्मल एवरेज और एक था वेटेड एवरेज, ठीक है। अब हम बात करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं चलिए देखते हैं जल्दी से, ठीक है। देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड से जब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो गुडविल इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। अब सवाल है सर ये सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा? तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है
एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। गुडविल का क्या फॉर्मूला हुआ सुपर प्रॉफिट मेथड में? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। फिर सवाल है सर सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर सवाल है सर ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज तो चलो समझ में आ गया, जितने साल का एवरेज कहेगा उतने साल के प्रॉफिट को एडजस्ट करने के बाद एवरेज निकाल देना। बट नॉर्मल कैसे निकलेगा? तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसको शॉर्ट में NRR भी कहते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। फिर क्या करना, एवरेज में से नॉर्मल घटा के सुपर प्रॉफिट आ गया, सुपर प्रॉफिट को नंबर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, गुडविल निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल इंप्लॉयड। ये कैपिटल इन्वेस्टेड जो है या कैपिटल इंप्लॉयड ये कैसे कैलकुलेट होता है? तो इसको कैलकुलेट करने के दो अप्रोच है, एक है लायबिलिटी साइड अप्रोच, दूसरा है एसेट साइड अप्रोच। लायबिलिटी साइड से अगर कैपिटल इंप्लॉयड निकालना है तो पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस गुडविल इफ एनी एग्जिस्टिंग इन द बुक्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स सच एज एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक ये फॉर्मूला है। दूसरा एसेट साइड से है ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल एंड फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो कैपिटल इंप्लॉयड निकल जाएगा। ये दोनों फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछ देगा। ये फॉर्मूला आपको पूछ देगा क्या कहते हैं मैचिंग वाले में या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में। तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो बच्चे, जो भी लिखवाया हूं जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए अब हम आते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड पे। देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड से जब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो अंडर दिस मेथड गुडविल कैन बी कैलकुलेटेड इन टू वेज। इसमें गुडविल दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला है फर्स्ट वन इज बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट एंड सेकंड वन इज बाय कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट। तो अगर एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके निकालेंगे तो सबसे पहले तो हमें चाहिए कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इसमें निकालना पड़ता है, कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय NRR। और गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड। जैसे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में सबसे पहले आप निकाल लीजिए कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय NRR। फिर गुडविल के लिए कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो आया माइनस एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड माइनस कर दीजिएगा। अभी एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड हमने सिखाया था जस्ट पिछले स्लाइड में कैसे कैलकुलेट करते हैं। और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय NRR। यहां पे एक नोट दिया है, जब पढ़ लीजिए इस पॉइंट को, कि इट मे बी नोटेड दैट गुडविल ऑन द बेस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड ऑन द बेस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट विल बी सेम। इन दोनों ही मेथड से गुडविल सेम आता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लो बच्चे। हो गया? चलो आगे बढ़ूं। अब हम बात करते हैं बच्चे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व and accumulated profit and losses when there is change in profit sharing ratio among the existing partner। जब पार्टनर्स जो लोग पहले से पार्टनर हैं उनके बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा रिजर्व और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का। तो फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, अब कोई भी रिजर्व जो पहले से है उसका बैलेंस पहले से क्रेडिट है, अगर आप पार्टनर्स में बांटोगे तो ये पास्ट प्रॉफिट का पोर्शन है तो ओल्ड रेशियो में बटेगा। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो जब बांटेंगे, जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रिजर्व को कर देंगे डेबिट, रिजर्व को कर देंगे डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल को कर देंगे क्रेडिट। तो जब बांटेंगे तो हम एंट्री करेंगे रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करेंट इन ओल्ड रेशियो। कभी कभी ये भी पूछ देगा कि जब पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो रिजर्व वगैरह किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है? तो ओल्ड रेशियो में। कोई भी रिजर्व को बांटेंगे तो रिजर्व को कर देंगे डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। और अगर लॉसेस को बांटेंगे, जो पहले से अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस है, एक्युमुलेटेड लॉसेस है, तो लॉसेस का पहले से बैलेंस है डेबिट, बांटेंगे तो कर देंगे लॉसेस को क्रेडिट और पार्टनर्स कैपिटल या करेंट को डेबिट। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करेंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस का ये डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस वाले जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना उसको राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट किए और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए।
हो गया, चलिए आगे बढ़ूं। When reserve and accumulated profit or losses are not to be transferred to capital account, दो तरीका होता है, एक पहले से जो रिजर्व वगैरह है उसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर किए तो रिजर्व को कर दिए डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, लॉसेस के केस में लॉसेस को कर दिए क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल को या करेंट को डेबिट। ये क्या काम किए जब बांटना चाहता है। कभी कभी इसमें पूछ देता है जब पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहता है तो क्या करेंगे बच्चे, तो लिखा है व्हेन रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस आर नॉट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर पार्टनर्स नहीं करना चाह रहा है, पार्टनर्स चाह रहा है कि वो जैसे पहले से बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में था आगे भी वैसे ही कंटिन्यू हो, तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। तो एडजस्टमेंट एंट्री when not to be transferred to capital account, तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या करेंगे कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट कर देंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, फिर है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, इसमें भी दो केसेस होता है, दो तरह का इफेक्ट होता है। एक जब रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे व्हेन रिवाइज वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड, और दूसरा है व्हेन रिवाइज वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, जब पार्टनर चाहता है कि अगर वैल्यू में चेंजेस हुआ है तो न्यू फिगर न्यू बैलेंस शीट में शो करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और दूसरा होता नहीं पार्टनर्स रिवाइज वैल्यू शो करना नहीं चाहता है, वो चाहता है एग्जिस्टिंग फिगर शो करे, तो उसके लिए भी केसेस हैं। तो इन दोनों ही केसेस को भी हम डिस्कस करेंगे, प्लीज नोट दिस, इसको जल्दी से नोट कर लो। हो गया, चलिए। When रिवाइज वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड, बच्चे जब रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे तो हम लोग बनाएंगे उसके लिए कौन सा अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, देखिए व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, जब पार्टनर चाहता है कि रिवाइज वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड करें तो इसके लिए इन सच अ केस रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इज डन विद द हेल्प ऑफ न्यू अकाउंट कॉल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट। जब पार्टनर्स रिवाइज वैल्यू को बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करना चाहता है तो रीवैल्यूएशन करता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के। ठीक है, दूसरा है समटाइम्स दिस अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इस अकाउंट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। दिस अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, इस अकाउंट का नेचर क्या होता है, नॉमिनल। याद रखिएगा कि जब पार्टनर्स रिवाइज वैल्यू शो करना चाहता है तो रिवैल्यूएशन बनेगा, रिवैल्यूएशन को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी कहते हैं, इसको इसका नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट नेचर का। इफ देयर इज लॉस ड्यू टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड and the revaluation result in profit, revaluation account is credited। अगर रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। फिर बात करते हैं सर इसका फॉर्मेट कैसे होता है, तो बता दिए कि नेचर नॉमिनल नेचर का है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो एक्सपेंसेस कब होगा, जब एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज करेगा, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, या लाइबिलिटीज इंक्रीज करेगा, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, तो ये लॉस या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। ये लॉसेस डेबिट में, इसका जस्ट उल्टा प्रॉफिट होगा कि एसेट्स का वैल्यू का बढ़ना और लाइबिलिटीज का घटना। और अनरिकॉर्डेड एसेट्स पाया गया, ये प्रॉफिट है, ये क्या है, ये गेन है, और ये लॉस है। तो लॉस डेबिट में, गेन क्रेडिट में। फिर अगर क्रेडिट ज्यादा है तो डेबिट में प्रॉफिट बटेगा, और डेबिट ज्यादा है तो क्रेडिट में लॉस बटेगा। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। याद रखिएगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लो। यहां पे ये याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, नॉमिनल नेचर। ठीक है, और ये ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, ये पता रहना चाहिए। प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है ना, हो गया। चलो आगे देखते हैं इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री, इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री। फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स का जर्नल एंट्री क्या होगा, रिवैल्यूएशन डेबिट टू एसेट्स।
फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स का एसेट्स डेबिट टू रिवॉल्यूशन, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज रिवॉल्यूशन डेबिट टू लाइबिलिटीज, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज डेबिट टू रिवॉल्यूशन, व्हेन रिवॉल्यूशन अकाउंट शोज प्रॉफिट रिवॉल्यूशन टू पार्टनर्स कैपिटल, और व्हेन रिवॉल्यूशन अकाउंट शोज लॉस पार्टनर्स कैपिटल टू रिवॉल्यूशन। ये आपका जर्नल एंट्री हुआ रिवॉल्यूशन से रिलेटेड, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, इस जर्नल एंट्री को जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया, चलो आगे बढ़ूं। कभी कभी ये भी पूछ देता है जर्नल एंट्री भी। नेक्स्ट है व्हेन रिवाइज वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्ड इन द बुक्स। अगर पार्टनर चाहता है रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड ना करे तो उसमें उसका नेट इफेक्ट इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन। पहले स्टेप में हम चेक कर लेंगे कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। कि अगर मान लो कि जैसे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स हुआ है तो या डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, इसको ऐड कर लो, फिर लेस किसको करोगे, डिक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लाइबिलिटी को लेस कर लिए, फिर चेक कर लिए नेट इफेक्ट क्या आ रहा है, प्रॉफिट की लॉस, फिर फाइंड आउट सेक्रीफाइस और गेन ऑफ ईच पार्टनर। फिर क्या करेंगे, सेक्रीफाइस और गेन निकालेंगे। जैसे पहले स्टेप में निकाल लिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, फिर देखेंगे रेशियो में चेंज होने से कौन पार्टनर सेक्रीफाइस किया कौन पार्टनर गेन किया, ईच पार्टनर सेक्रीफाइस गेन निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे ओल्ड में से न्यू घटाना, अगर ओल्ड ज्यादा है तो सेक्रीफाइस, न्यू ज्यादा है तो गेन। ठीक है, हो गया ये। उसके बाद फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ नेट इफेक्ट। क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर के केस में शेयर गेन्ड इनटू नेट इफेक्ट जो आया है, और सेक्रीफाइसिंग के लिए शेयर सेक्रीफाइस इनटू नेट इफेक्ट। फिर जर्नल एंट्री क्या करेंगे, फॉर प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन। अगर प्रॉफिट हुआ था तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, और यदि लॉस हुआ था तो सेक्रीफाइसिंग डेबिट टू गेनिंग। इसमें बच्चे को ये याद रहता है और ये वाले अक्सर भूल जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पूछ भी दिया था कि जब पार्टनर्स शो नहीं करना चाहते हैं रिवाइज वैल्यू तो जर्नल एंट्री क्या होगा, तो प्रॉफिट वाले केस में गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग होता है, और लॉस वाले केस में सेक्रीफाइसिंग डेबिट टू गेनिंग होता है। तो ये वाले बच्चे भूल जाते हैं, यही वाला लगा देते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हम इस पे लिखे हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके। अब पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब बच्चे हमने सभी केसेस डिस्कस कर दिया। अब आप में से ऐसे स्टूडेंट जो हमसे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि वाराणसी में हमारा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर चलता है, गुडविल एडुकेयर हमारे कोचिंग का नाम है। और बच्चे यहाँ पे 11th एंड 12th कॉमर्स का पढ़ाई होता है। 11th 12th कॉमर्स में सभी सब्जेक्ट पढ़ाई होता है, चाहे वो अकाउंट्स है, चाहे वो अकाउंट्स हो, बीएसटी हो, इकोनॉमिक्स हो, या अप्लाइड मैथ हो। कुछ बच्चे अप्लाइड मैथ्स लिए रहते हैं, ये सब्जेक्ट भी अवेलेबल है, अप्लाइड मैथ। इसके साथ ही बच्चे सीयूईटी का भी प्रिपरेशन होता है कोचिंग में, बीकॉम एंट्रेंस के लिए सीयूटी बीकॉम प्रिपरेशन, जिसमें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, अप्लाइड मैथ और मैथ्स हो गया, जीएटी, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट की एक्सपर्ट फैकल्टी हैं। जिन बच्चे को भी ज्वाइन करना है, वाराणसी में लंका थाना के जस्ट बगल में लंका पे हमारा ऑफलाइन कोचिंग है। ज्वाइन करने के लिए आप हमारे स्क्रीन पे दो नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए। और हाँ बच्चे, इस पैम्पलेट का स्क्रीनशॉट लेके कॉमर्स के हर बच्चे तक पहुंचा दीजिए कि ऑफलाइन कोचिंग जो सर्च हो रहा था कि बेस्ट कॉमर्स कोचिंग इन वाराणसी फॉर सीयूटी प्रिपरेशन, फॉर क्लास 11th, फॉर क्लास 12th, इन तीनों में नंबर 1 की रैंकिंग है गुडविल एडुकेयर का। चाहे 11th हो, चाहे 12th हो या सीयूटी हो, वाराणसी में ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में नंबर 1 की रैंकिंग रखता है गुडविल एडुकेयर। जिनको भी ज्वाइन करना है अभी स्क्रीन पे दो नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करें, अभी के अभी। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद हम पीवाईक्यूज वाले क्वेश्चन जो डिफरेंट टाइप के हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके साथ अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले, डिस्कस करने से पहले आप एक बार सभी नोट्स को रिकॉल करिए। 1 मिनट के ब्रेक के बाद हम क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करते हैं सीयूईटी में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो पीवाईक्यूज हैं, वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। बच्चे, सीयूईटी में जो पीवाईक्यू हैं, आपको पता है कि सीयूईटी कब से हो रहा है? 2022 से हो रहा है। तो
तो 2022 का, 23 का, 24 का, 25 का, ये अब तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीयूईटी में अकाउंट्स में इस चैप्टर का, चेंज इन पीएसआर का, वो इस लेक्चर में हम सारा कवर करेंगे। ठीक है। और हां, जैसे मैंने क्या किया है, क्वेश्चन को कैटेगराइज किया है। जैसे अगर मान लो सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो बार बार मैंने उसको रिपीट नहीं किया है ताकि आपका टाइम सेव हो। ठीक है ना। 2x 3x में हमने क्लासिफाई किया है, मतलब अगर क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन 3 बार पूछा गया था 3 साल में, तो हमने उसको एक ही बार रिकॉर्ड किया ताकि 3x टाइम आपका सेव करेगा। ठीक है ना। चलिए, तो बच्चे आप अगर बस हमारे ये एमसीक्यू सीरीज जो हम बता रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन अगर कर लिए तो समझो चेंज इन पीएसआर कंप्लीट हो गया। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। सबसे पहले हम इस चैप्टर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें 4 ऑप्शन गिवन रहेंगे, उसमें एक हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन। चलिए देखिए बच्चे, सबसे पहले लिखा है क्वेश्चन में कि a firm profit for the last 3 years, firm profit for the last 3 years are 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख। 3 साल का प्रॉफिट है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल? वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है। इफ इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year। तो बच्चे आपको पता है ना कि गुडविल हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होता है। और कितने साल के प्रॉफिट का एवरेज लेना है? 3 साल के। तो 3 साल के प्रॉफिट को आप ऐड करके 3 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट एवरेज प्रॉफिट। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। तो 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया? 6 लाख को 3 से डिवाइड कर दिए, एवरेज हो गया 2 लाख। तो एवरेज प्रॉफिट 2 लाख इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज, और नंबर्स ऑफ ईयर परचेज कितना है? 4 years परचेज। तो कितना हो गया गुडविल? 8 लाख। देखिए तो ऑप्शन में है 8 लाख कहीं पे? हां, सेकेंड ऑप्शन है अपना 8 लाख। पहले का, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का बी सेकेंड ऑप्शन होगा। आप लोग का भी यही आया है? चलिए, आया तो बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन सीयूईटी 2024 में पूछा गया है 1 जून को, शिफ्ट फर्स्ट में। चलिए अगले सवाल की ओर आऊं। देखो बच्चे, देखिए ये क्वेश्चन 2 जून 2023 को पूछा गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है? आइडेंटिफाई द टर्म दैट इंडिकेट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। इनमें से कौन सा टर्म ये बता रहा है कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आप पढ़े हो, डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़े थे कि 2 कॉन्सेप्ट, एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में तो फंड बंद हो जाता है, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है? बस पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट चेंज होता है, चाहे वो चेंज इन पीएसआर हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे अमलगमेशन हो। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये चेंज इन पीएसआर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन। क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो existing goodwill is written off, existing goodwill is written off among the partners in
जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो जो एग्जिस्टिंग गुडविल होता है, जो पहले से गुडविल है, वो किस रेशियो में राइट ऑफ करते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इक्वल रेशियो, ओल्ड रेशियो, गेनिंग रेशियो। व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बताइए जी। एग्जिस्टिंग रेशियो कोई भी चैप्टर हो, चाहे वो चेंज इन पीएसआर हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, किस रेशियो में राइट ऑफ होता है? ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थर्ड, एग्जिस्टिंग गुडविल ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपके सामने स्क्रीन पे है। फर्म्स कैपिटल इन द बिजनेस 2 लाख। फर्म कैपिटल कितना है बिजनेस में? 2 लाख है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन फर्म कैपिटल इज 15%. ड्यूरिंग द ईयर फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 48,000. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. तो सुपर प्रॉफिट से गुडविल जब निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज होगा ना जी। अब सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा? तो सुपर प्रॉफिट आएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, तो फर्म कैपिटल इंप्लॉयड 2 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है, तो कैपिटल इंप्लॉयड पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 2 लाख का 15%, 30,000 हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट जो है आपका फर्म में ड्यूरिंग द ईयर फर्म अर्न प्रॉफिट 48,000। तो व्हाट इज योर सुपर प्रॉफिट? 18,000 हो गया आपका सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज, नंबर्स ऑफ ईयर परचेज कितना है? 3 years परचेज, तो कितना हो गया बताइए? 54,000 हो गया। फर्स्ट ऑप्शन देखिए तो 4 का फर्स्ट है, 4 का फर्स्ट है। क्या है आप लोग का आंसर? यही है बच्चे, आप लोग का आंसर यही आया है? चलिए आया तो बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल, ज्यादा टाइम नहीं लेना है, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज्यादा नहीं दीजिए। चलिए क्वेश्चन है, अ बिजनेस अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2,50,000 ड्यूरिंग द लास्ट 5 years. फर्म हैज एसेट्स ऑफ 25 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ 450. सिमिलर बिजनेस हैज द रिटर्न ऑफ 10%. कैलकुलेट द वैल्यू अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन मेथड. ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? कैपिटलाइजेशन मेथड में यहां पे भी ये नहीं बोला कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो हम यहां पे मानेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? गुडविल कैसे निकलता है कैपिटलाइजेशन मेथड में? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड, ठीक ना? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट 2.5 लाख इंटू 100 बाई NRR माइनस एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, 25 लाख माइनस 4,50,000। तो ये हो गया हमारा 25 लाख और ये हो गया माइनस 20,50,000। तो कितना हो जाएगा? 4,50,000। राइट आंसर फर्स्ट होगा इसका, 5वें का फर्स्ट। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया था, कैपिटलाइजेशन मेथड को फॉलो करना था, तो हमने निकाल लिया कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई NRR। और एक्चुअल कैपिटल डायरेक्टली नहीं दिया था, तो एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर दिए, कैपिटल इंप्लॉयड निकल गया। ठीक ना, एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर दिए, कैपिटल इंप्लॉयड। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर आऊं। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। Identify the option which is not appropriate related to goodwill of the partnership firm, its features and its treatment. हमें बोला इसमें ध्यान देना है, which is not appropriated related to goodwill. इन given point में से कौन सा पॉइंट गुडविल से रिलेटेड नहीं है,
कौन से हैं ये नहीं पूछा, कौन से नहीं है ये पूछ रहा है, तो अच्छे से पढ़िएगा। पहला है गुडविल इज अ फिक्टिशियस एसेट्स नॉट इंटेंजेबल। तो बच्चे ये बोला कौन सा नहीं है, तो गुडविल फिक्टिशियस है और इंटेंजेबल नहीं है। तो गुडविल फिक्टिशियस है नहीं, गुडविल फिक्टिशियस नहीं है और इंटेंजेबल, तो कौन सा नहीं है, तो ये बड़ा पॉइंट नहीं है गुडविल से रिलेटेड, क्योंकि गुडविल को फिक्टिशियस एसेट नहीं कहते, उसका वैल्यू होता है, जबकि फिक्टिशियस का वैल्यू नहीं होता है। तो हमारे अकॉर्डिंग अभी ऑप्शन ये लग रहा है, बट आगे फिर भी पढ़ेंगे। कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। देयर इज ओनली टू टाइप्स ऑफ गुडविल, वन इज परचेज, अनदर इज सेल्फ जनरेटेड, ये बात सही है। गुडविल ऑफ द फर्म कैन बी अफेक्टेड ड्यू टू फेवरेबल लोकेशन, बात सही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 26 में गुडविल के लिए एप्लीकेबल है, ये बात भी सही है। तो ये तीन स्टेटमेंट तो सही है। अब पूछा कौन सा सही नहीं है, नॉट अप्रोप्रिएटेड, तो पहला सही नहीं है, क्योंकि गुडविल फिक्टिशियस, इसमें बोला गया कि गुडविल फिक्टिशियस है, जबकि गुडविल फिक्टिशियस एसेट नहीं है, और बोला गया है नॉट इंटेंजिबल, जबकि गुडविल इंटेंजिबल है। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग सेंटेंस है, और हमें बोला कौन सा रॉन्ग सेंटेंस है, कौन सा गुडविल से रिलेटेड सेंटेंस नहीं है, तो फर्स्ट वन इज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, A firm balance sheet shows the following: वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 70,000 है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 90,000 है। स्टेट द जनरल एंट्री टू बी पास्ड एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। देखो पहले से बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है लाइबिलिटी साइड में 70,000, और आपको एडजस्टमेंट में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम दे दिया कितना, 90,000। तो जनरल एंट्री क्या होगा, पहले आपको एंट्री आना चाहिए। तो देखो इस केस में WCR डेबिट होगा, कितने से, जितने से है, तो 70 से था, 70 से WCR डेबिट हो गया। क्लेम कितना है, 90,000, तो टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 90,000 आ गया। अब 20,000 कहां जाएगा जी, बताओ जी, कहां जाएगा, रीवैल्यूएशन में, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब ऑप्शन में ढूंढो ये किस में है, WCR डेबिट, रीवैल्यूएशन डेबिट। पहला डेबिट WCR 70, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20, क्रेडिट वर्कमैन कंपनसेशन 90। पहला सही लग रहा है, आगे देखते हैं। डेबिट WCR 90 नहीं, WCR 90 से डेबिट होगा ही नहीं, क्योंकि जब था ही नहीं उतना 90 से डेबिट कहाँ होगा। डेबिट WCR 70, क्रेडिट WCR 70, फिर रिवैल्यूएशन वाला पार्ट कहाँ गया, ये भी नहीं होगा। डेबिट WCR 70, रियलाइजेशन 20, यहाँ पे रियलाइजेशन बोला है और यहाँ पे रिवैल्यूएशन है, तो ध्यान रखना रिवैल्यूएशन में जाता है, रियलाइजेशन नहीं होगा। तो राइट आंसर विल बी फर्स्ट, 7 का फर्स्ट, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर आऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड कैलकुलेटिंग गुडविल द टर्म कैपिटल रेफर्स टू। कैपिटलाइजेशन मेथड में जब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो कैपिटल का मतलब क्या है, अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ अकाउंट ऑफ कैपिटल, टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड फिक्टिशियस एसेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी, और कैपिटल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। बताओ जब हम कैपिटलाइजेशन मेथड बताए थे तो उसमें कैपिटल का मतलब समझाए थे, इन चार में से कौन सा होगा बताइए, 8 का कौन सा होगा, इसका मतलब होगा टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड फिक्टिशियस एसेट्स, टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड फिक्टिशियस एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, तो ये वाला होगा इसका, ठीक ना, थर्ड वन। और आप देखो अभी हम बताए थे नोट्स उसी में से है, देख सकते हो, चेक कर सकते हो। नेक्स्ट वन, ये सब क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन कर लोगे आप ना तो फिर कोई दिक्कत होगा ही नहीं PYQ का। नेक्स्ट क्या है, इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among the partners in a firm, stock account stood 55,000 in the balance sheet, stock पहले से balance sheet में 55,000 है, of the old firm. At the time of reconstitution, it was observed that the stock account was overvalued by 10%. Identify the correct options with respect to the treatment of stock on revaluation account. देखो इसका मतलब ये है कि पहले से ओल्ड बैलेंस शीट में स्टॉक जो है कितना था, 55,000 था, और जब पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो हमने देखा कि हमारा स्टॉक जो है, हमारा स्टॉक वो 10% से ओवर वैल्यूड है, मतलब जो एक्चुअल फिगर होना चाहिए उससे 10% ओवर वैल्यूड है। तो जो रिकॉर्डेड फिगर है ये कितना परसेंट है, ये 110% है। कहोगे कैसे सर,
100% अपने आप में ओरिजिनल होता है, 10% ओवर वैल्यूड है, तो 10% ज्यादा रिकॉर्डेड है, तो रिकॉर्डेड कितना है 110%। तो अब 10% का वैल्यू क्या होगा जो एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड है 10%? तो देखो 110% का वैल्यू 55,000 है, ठीक है। तो 10% जो एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड है उस 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 55,000 अपॉन 110 इंटू 10, तो उसका वैल्यू आ जाएगा 5,000। 5,000 एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड है 5,000, तो 5,000 से कम करेंगे एसेट्स को, तो एसेट्स को 5,000 से कम करेंगे, स्टॉक को क्रेडिट करेंगे, स्टॉक को क्रेडिट करेंगे। सेकेंड ऑप्शन 9 का सेकेंड, नाइन का सेकेंड। 100% आएगा 50,000, तो 10% उसी का ना ज्यादा है, तो स्टॉक विल बी क्रेडिटेड, कम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल पढ़े थे ना? हिडन गुडविल इज नॉट डिस्क्लोज टू पार्टनर्स, इनफर्ड फ्रॉम द अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये भी हमें लग रहा है, फिर भी आगे पढ़ेंगे। ब्रॉट इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज अनरिकॉर्डेड एसेट, नो। नॉट कंसिडर्ड while कैलकुलेटिंग कैपिटल एंड कंट्रीब्यूशन, नो। सेकेंड, इनफर्ड फ्रॉम अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हिडन गुडविल कैपिटल के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और पीएसआर के थ्रू। हाँ सेकेंड 10 का। चलिए आगे बढ़ूं, इसका बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आंसर होगा? 11 का क्या होगा? कह रहा है बुक डेप्ट्स, मतलब बुक डेप्ट का मतलब होता है डेटर, बुक डेप्ट मतलब डेटर्स, बैड डेप्ट नहीं लिखा है, बुक डेप्ट्स मतलब डेटर। बुक डेप्ट्स वर 1 लाख, डेटर 1 लाख का है, गिवन इन द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2022। ऑन 1 अप्रैल 2022 द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, पार्टनर चाह रहा प्रॉफिट इक्वली बांटे, इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट्स इन देयर कैपिटल रेशियो, मतलब वो पहले कैपिटल रेशियो बांटे थे, अब चाह रहा इक्वली बांटे। ऑन द डेट बैड डेप्ट फॉर 40,000 वॉर रिटन ऑफ, 40,000 बैड डेप्ट हुआ, एंड न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट मेंटेन 5%, 5% डाउटफुल डेप्ट मेंटेन किया गया। हाउ विल यू ट्रीट देयर एडजस्टमेंट्स इन रीवैल्यूएशन अकाउंट? तो देखिए पहली बात है डेटर कितने का था? 1 लाख का, और बैड डेप्ट कितना हो गया? 40,000, बचा कितना? 60,000। न्यू प्रोविजन जो क्रिएट करना है 5%, ये रिमेनिंग डेटर्स पे कैलकुलेट करेंगे 60,000 पे। न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, 60,000 का 5% 3,000, तो कितना आ गया? आउटर में 57,000। कुल लॉस कितना हो गया बच्चे? 40 और 3 43,000 से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड बाय 43। कुछ बच्चे यहाँ पे लगा सकते हैं ऑप्शन में कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे 45 से, कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे, क्यों? वो कैलकुलेट कर लेंगे प्रोविजन को इस 1 लाख पे, जो कि गलती हो जाएगा। आप प्रोविजन बैड डेट घटाने के बाद वाले डिटेल्स पे करेंगे, ठीक ना। बच्चे गलती कर देते हैं यहाँ पे कि 40 वो और 1 लाख का 5% 45 से लगा देंगे, 40 पर 45, जबकि ये होगा कि पहले बैड डेट घटा, फिर जो बचा उस पर प्रोविजन कैलकुलेट की, प्रोविजन इस 60 पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक ना। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। देखिए तो यही 3 है 11 का। बच्चे आया है? चलो आगे बढ़ूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाँ क्वेश्चन है एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2023। क्या दिया है? एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। प्रीमाइसेस फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 15%, प्रीमाइसेस अंडर वैल्यूड है 15%, मतलब ये 15% कम लिखा है, मतलब ये फिगर 85% है, ठीक है, क्योंकि 100% ओरिजिनल होता है, अंडर वैल्यूड 100% से उतना कम है, ओवर वैल्यूड में 100% से उतना ज्यादा रिकॉर्डेड है। ओके, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज टू बी क्रिएटेड अप टू 6,000 तक क्रिएट किया गया, जबकि पहले से 4,800 है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एवं इन्फॉर्मेशन पास द जनरल एंट्री एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, और ये पहला का बैलेंस शीट आपको है, ठीक है। प्रीमाइसेस अंडर वैल्यूड है, 15% अंडर वैल्यूड है, मतलब 85% का वैल्यू है 85,000, तो 100% का वैल्यू कितना होगा?
1 लाख, तो 15% कम है, मतलब 15,000 से प्रीमाइसेस कम है, तो प्रीमाइसेस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि ये एसेट्स है, उसका वैल्यू बढ़ गया ना जी। ओके, और प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज 6,000 के लिए क्रिएट किया गया, पहले से 48 था, 1,200 रुपये से एक्स्ट्रा क्रिएट किया गया है, तो टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेज 1,200 से एक्स्ट्रा क्रिएट किया गया है, और 1,200 से एक्स्ट्रा क्रिएट किया गया है, मतलब अलग पॉइंट उसको बना सकते हैं। तो दो क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं, एक कर सकते हैं प्रीमाइसेस डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और फिर रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन, ये ज़्यादा सही है, सेकेंड वाला, सेकेंड ऑप्शन 12 का, ठीक है, सेकेंड। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी सी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:4, दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। देखो पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:3:4, अब इक्वली हो गया, तो सेक्रीफाइस और गेन निकालना है, तो सेक्रीफाइस और गेन निकालना है, ए का, बी का, सी का। तो पहले क्या था 3:3:4, 3/10, 3/10, 4/10, और न्यू हो गया इक्वली, मतलब 1/3, 1/3, 1/3, 30, 10 3 जा 30, 3 3 जा 9, 3 10 जा 10, इसमें न्यू ज़्यादा है, तो 1/30 ये क्या किया है, गेन किया है, इसका 30, 10 3 था, 3 3 जा 9, 3 3 10 जा, ये भी 1/30 क्या किया है, गेन किया है, 10 3 जा 3 4 जा 12 माइनस यहाँ पे 10, ये 2/30 क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। तो ए गेन 130, बी गेन 130, सी सेक्रीफाइस, पहला वाला ही हो गया, 13 का फर्स्ट, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अफेक्ट द रीवैल्यूएशन अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अफेक्ट द रीवैल्यूएशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकंस्टिट्यूशन के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट को कौन सा अफेक्ट करेगा, इंक्रीज इन एसेट्स, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप। तो रिवैल्यूएशन में तो ये सब जाता ही नहीं है, इंक्रीज इन एसेट्स, 14 का फर्स्ट, 14 का फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉफिट मेड ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट मेड ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हुम। तो बच्चे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो होता है हमेशा ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हुम, ऑल पार्टनर्स, एडमिटेड पार्टनर ओनली, रिटायरिंग पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स। तो ये ओल्ड पार्टनर्स विल बी राइट आंसर, ओल्ड पार्टनर से बढ़ता है, 15 का 4, ठीक है। Calculate the normal rate of return if normal profit is 30,000, assets 530, liability 30,000, while calculating the value of goodwill of the firm at the time of admission of a partner। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। इफ नॉर्मल प्रॉफिट इतना, एसेट्स इतना, लाइबिलिटीज इतना, कैलकुलेटिंग द गुडविल ऑफ द फर्म एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। नॉर्मल प्रॉफिट हमको दिया हुआ है, कितना दिया नॉर्मल प्रॉफिट, 30,000, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, एसेट्स 530 है और लाइबिलिटीज 30,000 है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 5 लाख, एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर दिए, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब साइड चेंज करिए, ये 30,000 यहीं रह गया, ये 100 इधर आके ऊपर आ गया, ये 5 लाख नीचे आ गया,
इक्वल टू NRR। अब सॉल्व करिए। ये 3 0 कट गया, 0 कट गया, 5 6 जा 30, 6% हो गया। राइट आंसर विल बी 6%। बैलेंसिंग करके हमने निकाला है 16 का 2। देखिए तो आया आप लोग का भी यही, आप लोग का भी यही आया है। हाँ चलिए, आया तो बहुत अच्छी बात है। अगले सवाल की ओर आओ बच्चे। हाँ, at the time of reconstitution of the firm, the building was appearing in the old books at the certain amount, which was overvalued by 20%, जो 20% से overvalued है। After reconstitution, the building appear in the books 4 लाख। Revaluation के बाद building 4 लाख appear हो रहा है। Determine the amount at which the building was appearing in the books before reconstitution। तो आखिर reconstitution के बाद 4 लाख है, तो इसका मतलब ये 4 लाख जो हुआ ये न्यू फिगर हुआ, और न्यू फिगर जो हुआ ये 100% हुआ, और पहले से 20% ज़्यादा दिख रहा था। तो 20% एक्स्ट्रा, मतलब 20% एक्स्ट्रा मतलब कितना, 80,000 एक्स्ट्रा, मतलब कितना दिख रहा था, 4,80,000 ये दिख रहा था। ठीक ना। फोर्थ ऑप्शन 17 का 4। ठीक है, चलो अगले सवाल क्यों आए। आपको दिया है बच्चे, द प्रॉफिट अर्नड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर। लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट आपको बिजनेस का गिवन है। 2018 में 12,000 है, फिर नेक्स्ट ईयर में 13, फिर 14, फिर 18, फिर 2,000 का लॉस। ये लॉस है, जब ब्रैकेट में रहे तो लॉस है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। तो लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड कर लो, 12,000 प्लस 13,000 प्लस 14,000 प्लस 18,000 माइनस 2,000 डिवाइडेड बाय 5 करो, देखो कितना आ रहा है। ये हो गया 12 13 25, और ये उधर का 2 माइनस अगर कर दो तो ये 16 बचेगा, 16 14 30, 25 और 30 55 डिवाइडेड बाय 5, 11,000 आया हमारा एवरेज। 2 ईयर्स परचेज से इनटू कर दोगे तो हो गया 22,000 गुडविल। 18 का सेकेंड। ठीक ना। इसमें इजी था, 5 साल के प्रॉफिट दिया था, गुडविल निकालना था। 2 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड करके 5 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज है नंबर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुडविल निकल गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। द प्रॉफिट फॉर द 5 ईयर्स ऑफ अ फर्म आर 4 लाख, 398, 450, 445, 5 लाख। लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है। कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। इसमें भी प्रॉफिट को ऐड कर लो, कितना कितना है, 4 लाख है, फिर कितना है 3,98,000, फिर है 4,50,000, फिर है 4,45,000, फिर है 5 लाख। ठीक है, अब देखिए इसको तीनों को ऐड कर लिए, यहाँ 0, 8 5 13 का 3 कैरी 1, 9 5 14, 14 14 18, 1 19 का 9 कैरी 1, 4 3 7 4 11, 11 4 15, 15 5 20 21, 21,93,000, 21,93,000 डिवाइडेड बाई 5, ये एवरेज निकला। और नंबर्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज, 4 से इनटू करना है। तो कर दो, देखो कितना आ रहा है, कट करो। 1 सेकेंड, 5 से कटेगा, 5 4 जा 20, 1 कैरी, 5 3 जा 15, 4 5 8 जा 43, 5 6 जा 00। अब ये 00 6 24 का 4 कैरी 2, 32 2 34 का 4 कैरी 3, 12 और 3 15 5 कैरी 1, 16 1 17, 17,54,400। देखो तो है दिस वन।
19 का थर्ड, हाँ तो टाइम लगता है ये सब क्वेश्चन, क्वेश्चन है इजी ही, बस टाइम टेकिंग था। इसका बताइए तो बच्चे क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ABC were partners in were sharing profits in the ratio of 3:1. They decided to share profit and losses equally in future. फ्यूचर में इक्वली बांटेगा। पहले से 3:1 था। जनरल रिजर्व अपियरिंग इन द बुक 60,000। जनरल रिजर्व पहले से कितना था? 60,000 था। ठीक है। गुडविल वाज वैल्यूड 1,20,000। गुडविल 1,20 वैल्यू किया गया। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व। पार्टनर्स जनरल रिजर्व बांटना नहीं चाह रहा है। तो जनरल रिजर्व बांटना नहीं चाहे कोई पार्टनर और गुडविल का वैल्यूएशन भी करना हो तो क्या करोगे, किस रेशियो में करोगे? व्हेन पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व तो क्या करोगे? सेक्रीफाइस गेन में। तो पहले तो आपको सेक्रीफाइस गेन निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। चलिए तो कैलकुलेट करते हैं सेक्रीफाइस गेन। ABC ओल्ड 3/6, 2/6, 1/6, न्यू इक्वली 1/3, 1/3, 1/3। ये तो बराबर आ गया, ये 6, 3 - 2, ये 1/6 के किया सेक्रीफाइस किया और ये 1/6 गेन किया। ठीक, तो दोनों जो अमाउंट नहीं बांटना चाह रहा है, 1,20 गुडविल वाला फिगर और 60,000 रिजर्व वाला फिगर, कुल कितना हो गया? 180। 180 को सेक्रीफाइस गेन के माध्यम से ट्रीटमेंट करेंगे 1/6 के से तो कितना होगा? 30,000 से। तो ए का कैपिटल गेनिंग पार्टनर डेबिट करते हैं, सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट करते हैं। तो सी डेबिट और ए क्रेडिट, सी डेबिट ए क्रेडिट, सी डेबिट ए क्रेडिट 30,000 से। 180 को इंटू कर लेना 1/6 से। थर्ड ऑप्शन होगा 20 का। ठीक है, चलो अगले सवाल क्यों आए? इसका बताओ तो जी। If average capital employed in a firm is 9 lakh, average profit 280, normal rate of return 20%, then the value of goodwill as per capitalization of super profit. Capitalization of super profit में goodwill का वैल्यू क्या होता है? तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में गुडविल का वैल्यू होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100/NRR, यही होता है। ठीक है, चलो तो इंटू 100 तो पता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है, हमको बस सुपर प्रॉफिट चाहिए। अब हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है बच्चे? सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 280 दिया है, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 9 लाख है, 20% हो गया नॉर्मल प्रॉफिट 180, तो ये हो गया 1 लाख सुपर प्रॉफिट। तो 1 लाख हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट। अब ये सॉल्व करिए, 25 जा तो ये हो गया 5 लाख गुडविल। सेकेंड ऑप्शन 21 का सेकेंड। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच व्हेन विल द नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल डज नॉट अराइज। किस समय गुडविल वैल्यूएशन की नीड नहीं होता? किस समय होता है ये पता होना चाहिए, तो किस समय नहीं होता है? एडमिशन टाइम में होता है, रिटायरमेंट में भी होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डेथ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में गुडविल वैल्यूएशन की नीड नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है अगला सवाल, अगले सवाल का जवाब दीजिए बच्चे। अगले सवाल का जवाब दीजिए कि गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 6 लाख, फर्म में गुडविल 6 लाख है, वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वाज 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, एक्चुअल प्रॉफिट अमाउंटेड टू 3,50,000, डिटरमाइन द कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, गुडविल फर्म का दिया है 6 लाख, ठीक है, वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट 10% है, एक्चुअल प्रॉफिट जो है 350 है, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, ठीक है ना। तो
तो यहाँ पे जैसे गुडविल जो है, गुडविल है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। तो 6 लाख था, सुपर प्रॉफिट नंबर्स ऑफ ईयर परचेज कितना था 3, तो ये सुपर प्रॉफिट हो गया, सुपर प्रॉफिट हो गया कितना 2 लाख। ओके, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमको पता है 2 लाख, एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू इतना 3 ईयर्स, नॉर्मल प्रॉफिट रिटर्न 10%, एक्चुअल प्रॉफिट 350 है। अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल लिए बैलेंसिंग करके, ये इधर आके प्लस हो गया, इधर आके माइनस हो गया, तो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 1.5 लाख। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR बाय 100, तो नॉर्मल प्रॉफिट 1.5 लाख हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है बाय 100, ये हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 15 लाख। दिस वन 23 का फर्स्ट, 23 का फर्स्ट, ठीक है, हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। डेटर है 2,10,000, पहले से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 18,000 है, मतलब आउटर कॉलम में 1,92,000 है। बैड डेप्ट हो गया 10,000, क्रेडिट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 10% ऑन डेटर्स। बैड डेप्ट बेस्ड ऑन द गिवन डिटेल रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे ये बताना है। तो चलिए इसके लिए हम न्यू बैलेंस शीट बनाते हैं। न्यू बैलेंस शीट में पहले हम डेटर लिख देंगे 2,10,000, और ये पहले प्रोविजन जो था इसको भी लेस मत करिएगा, पहले बैड डेप्ट जो एडिशनल दिया है ये लेस कर लीजिए, लेस बैड डेप्ट 10,000, बचा कितना 2 लाख। इस 2 लाख पे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 10% क्रिएट करेंगे, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 20,000, आउटर कॉलम में हो जाएगा 1,80,000। अब पहले से हम सोच रहे थे मेरा पैसा डूबेगा कितना 18,000, जो डूबा 10,000 और डूबने वाला कुल मिला के लॉस है 30,000 का। कितने का 30 का, एग्जिस्टिंग प्रोविजन था 18,000 का, तो एक्स्ट्रा लॉस कितना हुआ 12,000, तो 12,000 से रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। 24 का थर्ड, जैसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, हम सोच रहे थे पहले 18,000 डूबेगा, तो पहले जितना सोच रहे थे कि उतना तक का लॉस होता तो रिवैल्यूएशन में नहीं जाता, उससे ज़्यादा का लॉस हो गया, तो कितना लॉस हुआ, हमें कुल लॉस हो गया 30,000 का, और हमारा प्रोविजन था 18,000 का, तो 12,000 का एक्स्ट्रा लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में गया। ठीक है, चलो अब है कि गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 7,20,000, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 7,20,000 बीइंग वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड फर्म में है 25 लाख, प्रॉफिट हुआ है 480 का, NRR निकालना है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे सुपर प्रॉफिट निकालना है, तो क्या करेंगे, गुडविल को NRR से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो एक सेकंड NRR नंबर्स ऑफ ईयर परचेज से यहाँ पे हम गुडविल इक्वल टू क्या हुआ होगा बच्चे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज, ये हुआ होगा। हमको गुडविल गिवन है 7,20,000, सुपर प्रॉफिट नहीं गिवन है, नंबर्स ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है 4, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 7,20,000 डिवाइडेड 4 इक्वल टू सुपर प्रॉफिट कितना हो गया 1,80,000। ठीक, ओके। कैपिटल एम्प्लॉयड 25 लाख है, कैपिटल एम्प्लॉयड 25 लाख है, ओके, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 25 लाख है, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट तो पता है 180,
एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट 480 है, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया है, तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए इधर आके माइनस हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 3 लाख। अब सुनो, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। तो नॉर्मल प्रॉफिट 3 लाख है, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया है, NRR कितना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वो निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड है 25 लाख, 25 लाख इंटू NRR अपॉन 100। तो सॉल्व करिए, तो इसको कितना आ रहा है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12% आएगा, 12%। 25 का फर्स्ट, सेकेंड 12%। चलिए अगले सवाल की ओर आओ। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट डज नॉट अफेक्ट identify the factors that does not affect the value of goodwill of the firm. Change in profit sharing ratio, efficiency of management, market situation, location. Change in profit sharing ratio 26 का फर्स्ट। अब बच्चे हम लोग डिस्कस करेंगे मैच टाइप क्वेश्चन। जैसे हमने जो डायरेक्ट क्वेश्चन था वो डिस्कस कर लिया, अब मैचिंग टाइप क्वेश्चन आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए मैच टाइप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 5 years, एक सेकेंड, were as follows. Calculate the goodwill of the firm on the basis of 3 years purchase of the weighted average profit of last 5 years based on the weight 1 2 3 4। अच्छा ये मैच टाइप नहीं था, इसके बाद वाला होगा। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year, वेट 1 2 3 4 है। ओके तो क्या करिए, प्रॉफिट गिवन है, वेट 1 2 3 4 5 है, इसको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। ये हो गया 20,000, ये 48,000, ये हो गया 90,000, ये हो गया 1 लाख, ये हो गया 90,000, ठीक है। अब इसको ऐड कर लीजिए, वेट कितना गया, 5 4 9 3 12 3 15 टोटल वेट, और ये कितना हो जाएगा जी, 000 8 2 4 6 6 9 6 15 15 15 9 15 9 24 4 कैरी 2 और 3 3,48,000 डिवाइडेड बाई 15 इंटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज 3। तो सॉल्व करिए इसको, कट करके देखिए कितना आ रहा है, 3 5 जा 5 6 जा 5 9 जा 5 6 जा 69,600 दिस वन। 27 का देखो तो सेकेंड है, 27 का सेकेंड। हाँ क्या करना था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना था। तो प्रॉफिट दिया था, वेट असाइन था, प्रॉफिट को वेट असाइन कर दिए, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर दिए, प्रोडक्ट निकल गया, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इन नंबर्स ऑफ ईयर परचेज, एक स्टेप में कर दिए। हमें टाइम सेव करना है यहाँ पे, ठीक ना। चलो अगला सवाल बच्चे, अब ये मैच वाला है क्वेश्चन, ठीक ना। हाँ ये क्वेश्चन मैचिंग वाला है आपके लिए। चलो देखो इसका जवाब दो। चलो इसका जवाब दो, क्या होगा, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकेंड से मैच करो तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नंबर्स ऑफ ईयर परचेज, कैपिटल एम्प्लॉयड, सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू हो गया, देखो सबसे पहले क्या करना है, A B C D है ना,
ए बी सी डी, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, सी का फर्स्ट। अगर हम एक ही देखे हैं अभी, ओके, हालांकि और देखते हैं, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, यूजुअल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये तो हो गया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यूजुअल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ओवर एंड एबव यूजुअल ऑफ सिमिलर बिजनेस, ये हो गया सुपर प्रॉफिट का। डी का हो गया थर्ड, पहले का हो गया सेकेंड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को यूजुअल रिटर्न कहते हैं, पहले का सेकेंड। नंबर्स ऑफ ईयर परचेज एक्सपेक्टेड पीरियड, बी का 4, कंपेयर करो तो ए का सेकेंड, बी 4, ए सेकेंड यहाँ नहीं है, ए सेकेंड बी 4 यहाँ है, सी का फर्स्ट डी थर्ड है, ये होगा, बट फिर भी आगे कंपेयर करिए, चारों मिल गया तो यही सही है हमारा, सी का मतलब इसका थर्ड होगा, 28 का थर्ड। चलिए सही है। अगले सवाल की ओर आइए। इसका बताइए, इसमें भी आप क्या करिए, पहले बच्चे ए बी सी डी करके ऐसे लिख लो, फिर सॉल्व करो। देखो, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, जनरल रिजर्व, गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स। तो गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, गुडविल अपीयरिंग पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में राइट ऑफ करेंगे। डी का सेकेंड, इंक्रीज इन द वैल्यू, इंक्रीज इन फर्नीचर वैल्यू, फर्नीचर के वैल्यू इंक्रीज हुआ, तो असेट्स है, रिवैल्यूएशन के डेबिट में, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, ए का थर्ड। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेबिट ऑफ रिवैल्यूएशन, बी का 4। जनरल रिजर्व, क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, सी का फर्स्ट। कंपेयर करिए तो देखिए, तो ए थर्ड बी सेकेंड है, सी फर्स्ट, डी सेकेंड, ए थर्ड बी फोर्थ, ये हो जाएगा सेकेंड वाला। 29 का देखो सेकेंड है, ठीक है। कौन सा कहाँ जाता है ये आपको पता होना चाहिए। देखो, इससे भी क्वेश्चन पूछ दिया है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सन, SON, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, ओल्ड माइनस न्यू, तो ए का सेकेंड। न्यू रेशियो, गेनिंग का फॉर्मूला हो जाएगा न्यू माइनस ओल्ड, गेनिंग रेशियो का न्यू माइनस ओल्ड, सी का फर्स्ट। वैल्यू ऑफ गुडविल, एवरेज इन प्रॉफिट इन नंबर्स ऑफ परचेज, डी का 4, और बी का न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड प्लस गेनिंग, बी का थर्ड। अब देखो, ए सेकेंड बी थर्ड, सी फर्स्ट डी 4। 30 का देखो फर्स्ट है, 30 का फर्स्ट आया बच्चे, चलो है तो अच्छी बात है। इसका बताओ तो, इसका बताइए तो, नंबर्स ऑफ परचेज, सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। ओके, एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ ईयर, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ ईयर, डी का थर्ड। नॉर्मल प्रॉफिट, एक्सेस एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल, एक्सेस ऑफ एवरेज ओवर नॉर्मल, ये हो गया सुपर प्रॉफिट का, बी का फर्स्ट। और बचा को एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इन द इंडस्ट्री, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, सी का सेकेंड। नंबर्स ऑफ ईयर फर्म कंटिन्यूज टू अर्न सेम प्रॉफिट, ए का 4, A4 B फर्स्ट, सी सेकेंड, डी थर्ड, ये होगा 31 का फर्स्ट, ठीक है। चलो, अब है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। बच्चे, हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लिया, मैचिंग टाइप क्वेश्चन कर लिया, अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक ना। चलो, इसमें 4-5 स्टेटमेंट दिया होता है, कौन सा सही होता है कौन सा गलत होता है ऐसा पूछता है, ठीक है।
देखिए, अकॉर्डिंग टू AS26, intangible assets, according to AS26 intangible assets, इंटरनली जनरेट, चूज द करेक्ट आंसर, इसमें से कौन सा करेक्ट है ये बताना है। इंटरनली जनरेटेड गुडविल शुड बी रिकॉग्नाइज एंड एज एन एसेट्स, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज अकाउंटेड इन द बुक्स एंड सोन, सेल्फ जनरेटेड को शो नहीं करते हैं। इंटेंजेबल एसेट्स शुड बी रिटन ऑफ एज अर्ली एज पॉसिबल नॉट एक्सीडिंग, ये सही बात है। परचेज गुडविल नॉट रिकॉग्नाइज एज एसेट्स, ये गलत बात है। कैन बी रिटन ऑफ इवन बियॉन्ड 10 years डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस, ये बात सही था। पहला और सी सही है, ए एंड सी सही है। 32 का देखो तो क्या होगा, 32 का 4, 32 का 4, ए एंड सी करेक्ट है, ठीक है। इसका देखो तो बच्चे 33 का, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स, सबसे पहले लास्ट पढ़ लिया करना, चूज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स रिलेटेड टू मोड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, डेथ, रिटायरमेंट, चेंज इन PSR, ठीक है, ये नहीं होगा। तो ACDE सेकेंड, 33 का देखो तो सेकेंड है, 33 का सेकेंड सही है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, इसका आंसर बताओ तो क्या होगा, इसका आंसर बताइए तो क्या होगा। द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइज एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR, रिटायरमेंट, एडमिशन, डेथ, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, नहीं। ABCD फोर्थ, 34 का 4, 34 वाले का 4 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो बच्चे, इसका आंसर दो तो। रीड द फॉलोइंग विथ रिगार्ड टू द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, करेक्ट आंसर बताना है। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल, ये नहीं है कहीं आंसर में, सुपर प्रॉफिट है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है। ABDE थर्ड, 35 का थर्ड देखो तो है, 35 का थर्ड है। चलिए अगला सवाल, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइज इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, अमलगमेशन, व्हेन फर्म अर्न सुपर प्रॉफिट। ABCD थर्ड, 36 का थर्ड, नेक्स्ट। कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप फर्म, एंड इसमें से करेक्ट आंसर हमको बताना है, ठीक है। गुडविल ऑफ वैल्यूएशन इज डन इन ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सही है। डन ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, गुडविल वैल्यूएशन इज डन ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर टू नो द अमाउंट पेड टू हिम, सही है। गुडविल वैल्यूएशन इज डन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, नो। फर्म विच इन्वॉल्व सेल ऑफ बिजनेस, हाँ सेल ऑफ बिजनेस केस में होगा। गुडविल वैल्यूएशन डन ड्यूरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ फर्म, डन ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनरशिप फर्म, नहीं, ये नहीं होगा। तो ABCD फोर्थ, 37 का फोर्थ। नॉर्मली डिसोल्यूशन में नहीं होता है, बट यहाँ पे डिसोल्यूशन जिस केस में सेल का केस हो वहां पे हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट 38 बताइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अफेक्ट द रीवैल्यूएशन गेन और लॉस एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। अंडर वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग होगा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक भी होगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नहीं होता है, रिजर्व अपीयरिंग इन द बुक्स नहीं होता है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स होता है। ABE फर्स्ट।
क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स related to revaluation account is adjustment and treatment. Revaluation profit is distributed in capital ratio of the partner. No. Revaluation account is considered as nominal account. हाँ ये बात सही है. When all debtors are good, existing provision for doubtful debt is not distributed and continued in future and not distributed and continued in future. No. Under valuation of inventory is adjusted on the credit side of revaluation. Yes. Excess amount of workman compensation claim over workman compensation reserve are transferred to debit side of revaluation. बात सही है. BDE थर्ड 39 का थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे बताइएगा इसका. What are the matters that need adjustment at the time of reconstitution of partnership firm? Preparation of realization account. नहीं, रिलेशन तो बनता है डिसोल्यूशन के टाइम में. कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी होगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी होगा, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट, लोन अकाउंट रिकंस्ट्रक्शन में हाँ ये भी होता है इन केस ऑफ रिटायरमेंट डेथ. तो बी सी डी ई. अच्छा, अगर लोन नहीं लगाएं ऑप्शन में, जैसे ई नहीं है किसी भी, ए डी ई ए सी डी तो पक्का है, बी भी पक्का है, बी सी डी. इसमें बी सी डी है और इसमें ई है तो ए है, तो ए तो होगा नहीं, तो राइट आंसर ये हो जाएगा. तो लोन यहाँ ऑप्शन हटा दो इसको बोला, ठीक ना. 40 का सेकेंड, ठीक है. अगर हमारे ऑप्शन में यहाँ पे ई वाला होता एक साथ तो लगा देते लोन. Which of the following are shown on revaluation? Unrecorded assets शो करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ये भी होगा, डिक्रीज इन इन्वेंट्री भी होगा, ड्राइंग ऑफ पार्टनर नहीं होगा. अब ए सी डी देखो किस में है, ए सी डी ये तो पार्टनर्स कैपिटल में जाता है, ठीक है. नेक्स्ट, इसका बताइए 42 का. द एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वाइल कैलकुलेटिंग द एडजस्टेड प्रॉफिट फॉर कैलकुलेटिंग द गुडविल, रिडक्शन फ्रॉम द कंसर्न्ड ईयर प्रॉफिट, रिडक्शन फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट, एडिशन टू नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट, एडिशन टू प्रीवियस ईयर प्रॉफिट. तो रिडक्शन फ्रॉम करेंट ईयर प्रॉफिट और एडिशन टू नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट, ठीक है. ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ए सी. सेकेंड 42 का देखो सेकेंड है, ठीक है. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द केसेस व्हेन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड. रिवैल्यूएशन कब बनेगा? एडमिशन टाइम में बनेगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में नहीं बनेगा, रिटायरमेंट में बनेगा, चेंज इन पीएसआर में बनेगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में. तो ए सी डी 43 का क्या होगा बच्चे? फर्स्ट ए सी डी, ठीक है. नेक्स्ट, अगला सवाल, सेलेक्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल. वैल्यू ऑफ गुडविल का फैक्टर्स अफेक्टिंग बताना है. फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ एम्प्लॉयड इन द ऑर्गेनाइजेशन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. नेचर ऑफ बिजनेस अफेक्ट द गुडविल, ये बात सही है. सेंट्रली लोकेटेड बिजनेस एंजॉय मोर गुडविल, ऐसी कोई बातें नहीं है. लिमिटेड कॉम्पिटिशन हेल्प टू अर्न मोर एंड दस देयर गुडविल विल बी हाई, सही बात है. इफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट हैज नो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस द गुडविल, ये गलत बात है. तो बी डी. एक सेकेंड, 44 का बताओ क्या होगा? 44 का बी सेंट्रली लोकेटेड. अच्छा, सेंट्रली लोकेटेड, ओके. सेंट्रली लोकेटेड बिजनेस एंजॉय मोर गुडविल, यहाँ पे हो गया फेवरेबल लोकेशन. ये कर रहा है फेवरेबल लोकेशन की बात, ठीक है. तो बी सी डी, ठीक है.
नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन ट्रांजेक्शन आर टू बी ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कौन सा ट्रांजेक्शन को रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर करेंगे? स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाई 20%, ये जाएगा। जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द बुक्स 2 लाख, ये नहीं जाएगा। गुडविल वैल्यूड इतना, ये भी नहीं जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 20 CR, देयर नो फाउंड टू बी एंड वेयर क्लेम 20 CR एंड देयर वाज नो वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये भी जाएगा। गुडविल अपीयरिंग, ये नहीं जाएगा। तो ए डी थर्ड, 45 का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, 1-2 क्वेश्चन और करवा दूं। सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन, सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। स्टेट द ऑर्डर और स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल वैल्यूएशन का स्टेप्स आपको बताना है, ठीक है। यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको प्रॉपर स्टेप बताना है। तो कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेट द गुडविल, कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली बात कि देखो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब हमको यहाँ पे एवरेज चाहिए और तब नॉर्मल चाहिए, और नॉर्मल के टाइम में कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तब जाके लास्ट में गुडविल निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ, अगर हम एवरेज प्रॉफिट पहले लिखें कि पहले मान लो हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट के बाद हम क्या करेंगे? कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, ये निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे तो फिर निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के बाद हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट एंड देन गुडविल। देखो, तो ये वाला है ऑप्शन थर्ड वन 46 का। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर दूं। करेक्ट सीक्वेंस इन्वॉल्व इन कैलकुलेटिंग वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का करेक्ट सीक्वेंस बताइए। ये क्वेश्चन आप लोग बताइए। 47 का क्या होगा? 47 का इसका हो जाएगा एडजस्ट द प्रॉफिट टेकन इनटू अकाउंट ऑफ एबनॉर्मल गेन और लॉसेस, मल्टीप्लाई द वेट, असाइन वेट, फाइंड आउट द वेटेड एवरेज प्रॉफिट, फाइंड आउट द वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट वाला ये, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे? प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे, देन वेट असाइन करेंगे, ठीक है, देन वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? ओके, मल्टीप्लाई कर देंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर्स ऑफ फेयर परचेज से, और फिर उसके बाद हमें गुडविल पता चल जाएगा। ठीक है, यही होगा फर्स्ट। तो इस तरह से बच्चे हमने आपको सारे क्वेश्चन कवर कर दिए। ये आपका आंसर की रहा, ठीक है। आंसर की ले लीजिए, नोट कर लीजिए। और अब बच्चे मैं बता दूं कि वाराणसी में हमारा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर भी चलता है। जिन बच्चों को हमसे ऑफलाइन पढ़ना हो वाराणसी आइए, और लंका पे, लंका थाना के जस्ट बगल में हमारा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है। गुडविल एडुकेयर हमारे कोचिंग का नाम है, ठीक है। यहाँ पे 11th एंड 12th कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, अप्लाइड में सबके अलग अलग टीचर हैं। साथ ही CUET का भी प्रिपरेशन होता है BCom एंट्रेंस के लिए, BBA एंट्रेंस के लिए, ठीक ना, जिसमें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज में इंग्लिश पढ़ाते हैं। सभी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं। आपको बच्चे कोई भी कोर्सेज करना हो कॉमर्स रिलेटेड, उसके लिए हमारे यहाँ बैचेज अवेलेबल हैं। आप वाराणसी आइए और हमसे ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करिए, ठीक है। ऑफलाइन कोचिंग में पढ़िए। AC क्लासरूम है, बैच में सीट लिमिटेड होते हैं। हर सब्जेक्ट का नोट्स और स्टडी मटेरियल भी कोचिंग से प्रोवाइड होता है, ठीक है। और बच्चे, इस वीडियो को आप जितने कॉमर्स के दोस्त हैं उन तक शेयर करिए कि ऑफलाइन कोचिंग सेंटर वाराणसी में ज्वाइन करना है तो गुडविल एडुकेयर ज्वाइन करना है, चाहे वो 11th एंड 12th कॉमर्स है, चाहे CUET है।
ठीक है, चलिए इसको आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर ले, यूट्यूब पे गुडविल एडुकेटर के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, और कोचिंग से रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। नंबर नोट कर लीजिए 8676080858, ठीक ना, 8676080858। ठीक है, चलिए, थैंक यू बच्चे, टेक केयर, बाय बाय।